हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 1 ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग टू 1206 एडी। मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और फिर 1206 एडी तक चलना है। तो देखो, ये साल अपने ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में कुछ चीज़ें अपने कट हो चुकी है। तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं और मैं सिर्फ रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से करवाऊंगा और ट्राई करूंगा कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप सबको ये समझाऊंगा। ये जब वीडियो में एंड करूंगा तो इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आज का आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर भी हो। तो देखो, इस साल सिलेबस में सिर्फ 3 चीज़ें अपन को, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी। अब जो चीज अपन को समझनी है, अपन सीधा तो मौर्यन डायनेस्टी पे क्लिक नहीं कर सकते। तो मैं स्टार्टिंग की कुछ चीजों को आपको समरी पैटर्न में समझा देता हूं। देखो, एक तो अपने सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ चीजें दे रखी है इंडियन कल्चर के बारे में, जो एकदम बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आप सबने सुन भी रखी है, ऐसा कुछ नया भी नहीं है। कि अर्लियर जो अपने इंडिया को वर्ल्ड गुरु कहा जाता था, विश्व गुरु के नाम से जानते थे, सोने की चिड़िया था, गोल्डन स्पैरो, ये सब चीजें कुछ नई तो है नहीं। हमारे यहाँ पे कल्चर इतना ज्यादा था, नॉलेज की इतनी पावर थी कि अपन को वर्ल्ड गुरु कहा जाता था और अपन को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपना जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा था, अपन को किसी चीज का इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, ज्यादातर अपन एक्सपोर्ट ही करते थे। अपनी इनकम सब कुछ अच्छा था, इसलिए अपन को क्या कहते थे, गोल्डन स्पैरो। अब इंडिया जो है वो वसुदेव कुटुंबकम की थ्योरी को एडॉप्ट करता था। इसका मतलब है, वसुदेव का मतलब अर्थ बोले तो वर्ल्ड, कुटुंबकम का मतलब फैमिली, मतलब पूरा वर्ल्ड एक फैमिली के जैसे है। और अपनी ये थॉट रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बोले तो हम सबकी वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, सबकी गुड हेल्थ रहे, सब खुश रहे और सब मस्त रहे। ठीक है। अब जो अपने नेक्स्ट जो टर्म है, ये आपको एक टर्म दे रखी है, मे भी इस पे क्वेश्चन बने कि दीपांतर क्या होता है। तो दीपांतर बेसिकली ऐसे रीजन जो सी के अक्रॉस है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, दीपांतर कहते हैं। और इसी के साथ में अपने कुछ चीजों के बारे में बता रखा है कि अपना जो पोर्ट्स और नेवल पावर था, बोले तो जो अपने बंदरगाह वगैरह थे, जो अपने जहाज वगैरह थे, जो नाविक वगैरह थे, वो जो पावर था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। इस वजह से इंडियंस और इंडियन स्कॉलर्स जो थे दूसरी कंट्री तक भी गए, जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान वगैरह। और वहाँ पर अपनी फिलोसॉफी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक व्यू, कल्चर और इनको क्या किया, वर्ल्ड में स्प्रेड किया। ठीक है। तो इसमें अपने कुछ बेसिक ऐसे कोई क्वेश्चन जैसे कुछ है नहीं, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप था। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन की जो हिस्ट्री, अपन को बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है। तो अपन को वैसे तो मौर्यन डायनेस्टी पढ़नी है, लेकिन एक आउटलाइन ले लेते हैं एकदम स्टार्टिंग से। तो जो सबसे पहला हिस्ट्री एरिया है, जिसको अपन कह सकते हैं प्री हिस्ट्री एरा, जिसमें ना तो कुछ स्पीच था, ना राइटिंग था, कुछ भी डेवलप नहीं था, स्टोन एज भी कहते हैं। लोग मतलब पहले तो एकदम ही अलग अलग ही रहते थे और फिर पत्थर वगैरह के डिस्कवरी के साथ कुछ चीज़ें, उनसे टूल्स बनाने लगे, उनको यूटिलाइज करने लगे। फिर आया प्रोटो हिस्ट्री एरिया। प्रोटो हिस्ट्री एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो वगैरह इंडस रिवर के आसपास सिविलाइजेशन डेवलप हुआ और वो बहुत ही रिच सिविलाइजेशन माना जाता है। अब उसका बाद में वो पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद में फिर अपन थोड़ा पीछे चले गए और फिर अपना स्टार्ट होता है हिस्टोरिक एरा, जहाँ अपन स्टार्ट करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन से, जहाँ फिर लोगों ने मतलब वही फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया और एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो वेदों में डिस्क्रिप्शन है उसका। वेद जो है उनको अपन ने क्या बोला, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। ठीक है। अब वेद आपको पता है 4 वेद थे। जो सबसे पहले वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद था, इसीलिए जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन का पीरियड है उसे अपन ने क्या बोला, ऋग वैदिक एरा। और बाद का जो था उसे अपन ने क्या बोला, लेटर वैदिक एरा। और रामायण महाभारत वगैरह इसी एरा की है। ठीक है। एक चीज जो अपन को समझनी है, जो सेकंड चीज है जहां से अपना एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है, जो इस बार ये टॉपिक कट हो चुका है, जो था महाजनपद पीरियड। तो अपन इसमें समझते हैं ये जना क्या है, फिर अपन ये समझते हैं जनपद क्या है, और ये महाजनपद क्या है। और इसी से अपना जो सबसे पहला इस साल सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आएगा, जो कि है मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है। देखो, महाजनपद पीरियड में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है अपने चैप्टर में, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये टॉपिक समझाने के हिसाब से स्टार्टिंग का कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा आपको डिटेल में, कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है। तो देखो, जना का मतलब था, पहले क्या लोग ऐसे ग्रुप में रहते थे और ट्राइबल पीपल थे, मतलब घुमक्कड़ जीवन
व्यतीत करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, इधर उधर मूव करते थे। फिर जैसे जैसे टूल्स और वेपन का डेवलपमेंट होने लगा, लोगों को जिस जगह पर वो रहते थे उनसे थोड़ा अटैचमेंट होने लगा, वो उससे सिक्योर करने लगे और वहीं पे सेटल भी होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो जना थे उन्होंने अपने फुट बोले तो पदा एस्टेब्लिश कर लिए किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में, और जैसे ही वो टेरिटरी डेवलप हुई उस टेरिटरी को अपन ने क्या बोला, जनपद। ठीक है, जनपद में किंगशिप होती थी, किंग होते थे, लेकिन उसे इतने कुछ राइट्स वगैरह नहीं होते थे। फिर टाइम के साथ में इन ये जनपद जो थे, इनमें से कुछ जनपद बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, क्योंकि आयरन की मतलब डिस्कवरी तो क्या कहेंगे, आयरन के प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, और आयरन के साथ में जो वेपन और जो टूल्स है वो बहुत अच्छे बन गए थे, मजबूत बन गए थे। लोग अब और अच्छे से अपनी टेरिटरी को क्या कर सकते थे, सिक्योर कर सकते थे, उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, और इसके साथ साथ उसको बढ़ा भी सकते थे। तो धीरे धीरे कुछ टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो कुछ जनपद ज़्यादा बड़े हो गए। ज़्यादा बड़े को अपन बोलते हैं ग्रेट या महा, तो कुछ जनपद महा हो गए, इसलिए अब उनको क्या बोलने लगे, महाजनपद। ठीक है, अब ये महाजनपद जो थे वो दो तरह के थे, मोनार्की और रिपब्लिक। रिपब्लिक आप सब समझते हैं, मोनार्की का मतलब किंगशिप चलना। और इसी में से एक अपने महाजनपद, अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, जो कि है मगध, जो कि उस समय मोस्ट पावरफुल मोनार्की किंगडम था। और जो मगध का जो ये महाजनपद एक बहुत बड़े एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ हरियंक डायनेस्टी से। हरियंक डायनेस्टी के बाद आया वहां पर शिशुनाग डायनेस्टी, इसके बाद आई नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर था धनानंद, उसको हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को क्या किया, एस्टेब्लिश किया। और यहां से इस बार अपने फर्स्ट टॉपिक है, ये अपने इस बार के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक क्या है, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, महाजनपद पीरियड के बारे में, महाजनपद के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन है अपनी बुक में, लेकिन वो इस साल सिलेबस से कट हो चुका है। नेक्स्ट लेते हैं अपन मौर्य डायनेस्टी, या मौर्यन डायनेस्टी, या मौर्य डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। तो टोटल जो महाजनपद थे वो कितने थे, 16 महाजनपद थे। टोटल कितने थे, 16, उसमें से मगध भी एक था। और मगध को एम्पायर में डेवलप करना स्टार्ट कहाँ से हुआ, हरियंक डायनेस्टी से। और मगध जो है उसने अपना नॉर्थ इंडिया की साइड में पूरा क्या कर लिया था, अपना वो पावर एस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, अब अपन को ये देखना है मौर्य डायनेस्टी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो मौर्य डायनेस्टी से ठीक पहले थी नंद डायनेस्टी। देखो पहले कौन सी थी, हरियंक। आप इसे स्टोरी की तरह याद करें, आराम से इंटरेस्ट लें, इसको बार बार सुने, एकदम स्टोरी की तरह याद कर लें। इसको ऐसे लाइन टू लाइन इसमें मत पढ़ें, आप इसको ऐसे लर्न करें, सच में ऐसे जानने की कोशिश करें कि हुआ क्या था। तो देखो सबसे पहले हरियंक डायनेस्टी थी, उसके बाद कौन सी आई, शिशुनाग डायनेस्टी, और उसके बाद कौन सी आई, नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी में एक राजा था जो उसका फिर लास्ट जो रूलर भी मतलब प्रूफ हुआ, क्योंकि उसके बाद मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो गया था, वो था धनानंद। और धनानंद जो था वो करीब 326 बीसी के आसपास जो था, उन्होंने वो क्या चल रहा था, उसका रूलरशिप चल रहा था। और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल, और उसे जनता से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, मतलब धन इकट्ठा करना चाहता था, और ऐस मौज में जीना चाहता था। ठीक है, और उसे लोगों की कुछ भी फिक्र नहीं थी। अब जो धनानंद जो था, उसके टॉर्चर से जो पीपल थे वो सब टॉर्चर्ड हो रखे थे। और साथ ही साथ में उस समय अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी था, लेकिन उससे भी कोई लेना देना नहीं था। और इन सब चीजों के बीच में इसी धनानंद का एक दुश्मन कह सकते हैं, कौटिल्य, जिसे चाणक्य नाम से जानते हैं। आपकी बुक में तो नहीं दे रखा, लेकिन ये शायद आपने स्टोरी सुनी होगी कि चाणक्य जो था वो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था। उन्होंने अर्थशास्त्र पे बुक भी लिखी, उन्होंने ये भी दिया कि किसी भी एक एम्पायर को कैसे चलना चाहिए। तो वो धनानंद के पास गए और उन्हें बोले कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन धनानंद ने उनका बहुत अपमान किया और बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाणक्य ने सोच लिया कि भाई अब मैं तेरा खात्मा करके ही दम लूंगा, मतलब मैं तेरा ये जो डायनेस्टी है इसको एंड करूंगा। और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से धनानंद को डिफीट किया और नंद डायनेस्टी का एंड किया। और इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, मौर्य डायनेस्टी। और उसका फर्स्ट एम्पायर कौन बने, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और अब देखो अपन को कोई भी डायनेस्टी पढ़नी है तो उसके जो मेन रूलर्स थे उनके बारे में स्टडी करना है। तो जो चंद्रगुप्त
मौर्य ने जो मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, उसके फर्स्ट 3 जो रूलर्स थे वो ही सबसे इम्पैक्टफुल रूलर है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, और तीसरा बहुत फेमस है द ग्रेट अशोक। ठीक है, एक एक करके अपन सारे जो 3 मेन रूलर्स थे उनके बारे में देखेंगे। किसी भी एक रूलर के बारे में शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो जितना भी डिस्क्रिप्शन है मैंने इसी पैटर्न से लिखा है कि आप अच्छे से उसे नोट डाउन कर सके। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अपन टाइम पीरियड लिख देंगे 322 BC टू 298 BC। ये जो था कौन था, फाउंडर था मौर्यन डायनेस्टी का, फर्स्ट एम्पायर था, मतलब फर्स्ट रूलर था इस एम्पायर का। और जो इन्होंने किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से, धनानंद जो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसको हराकर नंद डायनेस्टी का एंड किया और मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, इन्होंने साथ में सेलुकस निकेटर को भी क्या किया, डिफीट किया। अब सेलुकस निकेटर कौन है, जो अलेक्जेंडर था उसके बहुत सारे गवर्नर थे, जनरल थे, उसमें से ये एक जनरल था। और ये जो था जब अलेक्जेंडर के बाद में इन्होंने वही चीज स्टार्ट की और ये भी अपना एम्पायर फैलाना चाहते थे। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में फाइट हुई, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने वो बैटल जीत ली। उसके बाद दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने हारे वे सेल्यूकस निकेटर को 500 वॉर एलिफेंट जो थे वो दिए। बदले में उन्हें ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का रीजन और साथ में वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस रिवर का वो भी मिला। और साथ में सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर थी हेलेना, उससे उन्होंने क्या की, शादी की। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप अच्छे से याद रखें, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था वो एक एम्बेसडर था और इसे मौर्यन कोर्ट में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया एज ए एम्बेसडर। और इन्होंने बाद में जो था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इंडिया के बारे में अपनी बुक में लिखा, जिस बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेगस्थनीज कौन था, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो एम्बेसडर था उसका एक नाम बताइए, तो मेगस्थनीज था। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रीक जो था उसको डिफीट किया गया था, तो सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया गया। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट एम्पायर कौन था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य डायनेस्टी का। ये भी पूछ सकते हैं कि लास्ट रूलर कौन था, नंद डायनेस्टी का धनानंद था। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर ये अपने मौर्यन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो धनानंद। किसकी हेल्प से किया था, तो चाणक्य। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको एक स्टोरी की तरह लें। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त ने जो अपना एम्पायर था, बहुत ही बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया। अब अगर आपको पूछे वो एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, तो उसमें क्या थे, काबुल था, हेरात था, कंधार था, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा और यमुना के मैदान थे, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर, ये सब चीजें जो थी उसके एम्पायर का क्या था, हिस्सा था। ठीक है, एक चीज और आती है, अहना नूरू और मुर्ना नूरू। ये जो दो तमिल टेक्स्ट या तमिल ग्रंथ समझ सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त ने साउथ इंडिया की तरफ भी क्या किया था, अटैक वगैरह किया, इन्वेड करने की कोशिश वगैरह की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को क्या किया, एडॉप्ट किया, मतलब जैनिज्म को एडॉप्ट किया। और ये एडॉप्ट किससे किया था, उन्होंने भद्रबाहु से किया था। ठीक है, देखो जैन धर्म की एक फिलोसॉफी के हिसाब से उनकी डेथ भी उसी तरीके से हुई। उनमें एक चीज होती है, शायद आपने नाम सुना हो, संतरा, जिसको सेलेकेना भी कहते हैं। और इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी मतलब अपनी डेथ तक लंबा सा फास्टिंग कर ले, मतलब वो धीरे धीरे स्टारवेशन से धीरे धीरे मरे। ठीक है, तो इनकी डेथ भी उसी से हुई, इन्होंने सेलेकेना से अपनी क्या की, डेथ की। ठीक है, और ये किस जगह पर हुआ था, श्रवण बेलगोला में हुआ था, जो कि मैसूर में। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आपको अच्छे से इसको अच्छे से सुनना है और अच्छे से लर्न करने की कोशिश, रिमेंबर करने की कोशिश करनी है। इसको एक स्टोरी की तरह लेना है कि भाई हमको एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में की पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने हैं बिंदुसार। अगर बिंदुसार के बारे में अपन को स्टार्ट करना हो लिखना, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, संतान थी, सन था उसका। और साथ ही में उसका सक्सेसर भी था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो मौर्यन एम्पायर है उसको आगे किसने बढ़ाया, बिंदुसार ने बढ़ाया। टाइम पीरियड क्या था उसका, 298 BC टू 272
बीसी था। अब देखो बिंदुसार जो है उसके बारे में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, तो कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है भी नहीं यहाँ पर। एक अपन को उसके अलग अलग टेक्स्ट में उसके कुछ अलग अलग नाम है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो ग्रीक ऑथर के हिसाब से उसका नाम था ए मित्रोचैट। क्या नाम था? ए मित्रोचैट, जिसका मतलब होता है किलर ऑफ एनिमी। वायु पुराण के हिसाब से उसका नाम था भद्रसर, और जैन टेक्स्ट के हिसाब से, जो जैन ग्रंथ है उसके हिसाब से सिंगसेन नाम था उसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही एक्सपांड द एरिया ऑफ स्टेट बाय एडिंग रीजन इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साउथ के कुछ पार्ट भी उसने क्या किए, अपने जो पहले से बहुत बड़ा किंगडम था उसमें ऐड कर लिया। एक चीज जो अपन को समझने की बात है कि बिंदुसार के टोटल 101 बच्चे थे। ठीक है, कितनी संतान थी? 101, बहुत ज्यादा नंबर है। ठीक है, और इनमें से दो बहुत फेमस है, सुसीम और अशोक। सुसीम को बिंदुसार ने तक्षशिला का वाइस रॉय बनाया था और अशोक को उज्जैनी का। ठीक है, अब बिंदुसार जो थे वो सुसीम को चाहते थे कि नेक्स्ट रूलर वगैरह हो। अब ये जो तक्षशिला वगैरह है, यहां पर क्या हुआ, देववदन के अकॉर्डिंग वहां पर रिवॉल्ट हुआ, मतलब विद्रोह हुआ, और फिर इस विद्रोह को ये सुसीम संभाल नहीं पाए थे। ये कुछ लोग कहते हैं कि सुसीम की वजह से ही ये विद्रोह वगैरह हुआ, मतलब उसका जो, मतलब अपना क्या कह सकते हैं, लीडरशिप थी वो सही नहीं थी, वो लोगों को सही ढंग से समझा नहीं पाता था। तो वहाँ जो रिवॉल्ट हुआ, फिर उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया और अशोक ने वो सब सेटलमेंट किया अच्छे से। ठीक है, एक चीज जो अपन को बिंदुसार के बारे में और याद रखनी है कि बिंदुसार के समय कौन कौन से एम्बेसडर थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज था, वैसे के वैसे कौन थे? तो बिंदुसार के समय दो याद रखने, एक है डाइमेकस जो एंटियोकस ग्रीक रूलर ने भेजा था, और एक डियोनीसियस जिसको इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फस ने भेजा था। ठीक है, तो ये आप याद रखें अगर आपको पूछे। अब देखो इसके बारे में क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, बिंदुसार किसका बच्चा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सेकंड जो सक्सेसर था वो कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार के तीन और नाम बताओ। तो ए मित्रोचैट, भद्रसर और सिंगसेन। ये भी याद रखना है किस किस के अकॉर्डिंग था। ये ग्रीक ऑथर के अकॉर्डिंग था, ये वायु पुराण के, और ये जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग था। ठीक है, एक अपने देववदन के अनुसार, मतलब देववदन के अकॉर्डिंग कौन सा रिवॉल्ट हुआ था? तो तक्षशिला में रिवॉल्ट हुआ था, और फिर उसे किसने सेटल किया था? अशोक ने सेटल किया था। एक याद अपन को ये रखना है कि बिंदुसार के समय वहां पर कौन से एम्बेसडर थे? तो दो थे, डाइमेकस और डियोनिसियस। और इसको एंटियोकस ग्रीक रूलर ने भेजा था, तो ये ऑब्वियस थिंग, ये ग्रीक एम्बेसडर था, ये इजिप्टियन एम्बेसडर था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सबसे फेमस मौर्यन एम्पायर का जो रूलर था, जो कि अशोक है, जिसे अपन सब जानते हैं, चाहे जिसने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट नाम तो सब ने सुन रखा होगा। 273 बीसी से 232 बीसी इसका टाइम पीरियड था। अशोक जो था वो सन और सक्सेसर था किसका? बिंदुसार का। बिंदुसार ये चाहता था कि उसका जो शासक है, मतलब जो आगे का जो ये अपना एम्पायर वगैरह है, आगे कौन हैंडल करे? सुसीम करे, जो उसका सबसे बड़ा लड़का था। लेकिन जो उसके मिनिस्टर वगैरह थे वो चाहते थे कि अशोक बने, और फाइनली उन मिनिस्टर में की हेल्प की वजह से अशोक जो है वो पूरा क्या करता है, किंगडम को हैंडल करता है, और नेक्स्ट सक्सेसर और नेक्स्ट जो रूलर बनता है। ठीक है, तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अशोक जो है वो मगध का रूलर बनता है, बिंदुसार की विश के अगेंस्ट में बनता है। ठीक है, इसके भी कुछ और नाम हैं। एक है देवन प्रिया, जिसका मतलब होता है बिलीव्ड ऑफ गॉड, और एक है देवनम प्रिया, और एक है देवनम पियादसी। ठीक है, प्रियदसी नहीं है, पियादसी। ठीक है, प्लीजिंग अपीयरेंस वाला। ठीक है, ये दो इसके अदर नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, मास्की और गुजरा रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो साउथ इंडिया है उसमें इसका नाम है अशोक। अशोक का मतलब, शोक का मतलब होता है सोरो, दुख, विदाउट सोरो, अशोक। ठीक है, इसका नाम दिया गया। अब अशोक की फैमिली के बारे में देख लेते हैं। वैसे इनकी बहुत सारी रानियों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो मेन है वो है महादेवी, जो प्रिंसेस थी विदिशा की। उनसे उनको एक लड़का था महेंद्र, और एक डॉटर थी संगमित्रा। ठीक है, और एक और क्वीन के बारे में पता चलता है जो कि है कारुवकी। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक्सपांसन ऑफ किंगडम, मतलब जो पहले से बहुत बड़ा किंगडम था, अशोक ने उसे और बड़ा कर दिया और बहुत ज्यादा वास्ट एम्पायर कर दिया। तो हिज एम्पायर कवर्ड होल टेरिटरी फ्रॉम हिंदू कुश टू बंगाल
extended over Afghanistan, Baluchistan, whole India except the small area in far south. far south में कुछ जगह छोड़ के बाकी सारा एरिया उसके किंगडम में था. नेपाल, कश्मीर, सब कुछ उसके अंडर में था. नेपाल जो था उसमें ये एरिया फैलाने वाला पहला रूलर था. ठीक है, अब देखो इसकी जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं. ये तो अपन ने शॉर्ट में लिख दिया कि भाई ये सब था, पर ये हुआ कैसे. तो उसके जो मतलब जब वो रूलर बना, जो उसका राज तिलक वगैरह हुआ, उसके बाद जो फर्स्ट 7 ईयर्स में उसने कश्मीर और कॉटन इन वगैरह को क्या कर दिया, खोटन इन वगैरह को ऐड कर दिया. इसके बाद उसने जो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे पोर्शन को ऐड कर दिया, सिर्फ तमिल रीजन को छोड़कर, और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भी क्या कर दिया, अपने किंगडम में क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था. ठीक है, और फिर आती है अपने कलिंगा वॉर, जो कि 261 बीसी में हुई थी. और ये उसका जो कोरोनेशन था, बोले तो राज तिलक जो हुआ था उसके 8th ईयर में हुआ था. कलिंगा वॉर हुई, जो किस किस के बीच में हुई, अशोक और स्टेट ऑफ कलिंगा. जो स्टेट ऑफ कलिंगा है उसे बहुत सारे जो अपने बुक्स वगैरह है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट फॉडल किंगडम था. और कहाँ पे था, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ था, और वहां कोई ऐसे राजा वगैरह नहीं था. लेकिन अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, हाथी गुफा रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर नंदराज नाम का एक रूलिंग कलिंगा था. ठीक है, और उसके और बीच में क्या हुआ, कलिंगा वॉर हुआ. लेकिन ऐसे बहुत सारे जो हिस्ट्री बुक है उसमें लिखा हुआ है कि अशोक और स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में हुआ, वहां कोई रूलर वगैरह नहीं था. ठीक है, वहां के जो लोग थे उन्होंने सबने इस जो वॉर में पार्टिसिपेट किया, और शायद ये वन ऑफ दोज उस समय की सबसे बड़ी वॉर थी. और इस वॉर को वो कब लड़ा गया था, उनके 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन के बाद में क्या ये लड़ा गया था. और इसमें ऑफ कोर्स अशोक जीता, क्योंकि उसका एम्पायर बहुत बड़ा था, उसकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन काफ़ी लोग मारे गए थे. ठीक है, काफ़ी लोग, और इतनी मास किलिंग को की वजह से अशोक बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, इफेक्टेड हुआ. और उसने डिक्लेयर किया कि अब ज़िंदगी में वो कभी भी वेपन जो है वो नहीं उठाएगा और कभी वॉर वगैरह नहीं लड़ेगा. ठीक है, धोली जो है उसको कैपिटल बना दिया गया कलिंगा में, और अब वो कलिंगा किसके, मगध के किंगडम में आ चुका था. अब इस कलिंगा वॉर की आफ्टर मैथ क्या थी, मतलब इसके बाद में क्या क्या हुआ. तो सबसे पहला पॉइंट था कि अशोक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया. उसने स्टॉप यूजिंग वेपन एंड पाथ ऑफ वॉर. तो फिर उसने क्या किया, तो उसने पहली भेरी गोस, इसका मतलब वायलेंस के साथ में चीज़ों को एडॉप्ट करना, एक्वायर करना, उसको छोड़ दिया. और उसकी जगह धमा गोस, बोले तो विदाउट वायलेंस, धमा से चीज़ों को क्या करने लगा, अपना राज क्या करने लगा, फैलाने लगा. देखो कलिंगा वॉर से पहले भी अशोक ने शांति से बहुत सारे अपने राज्य को जो था, जो इसका किंगडम था, उसको बड़ा किया. वॉर यही पहली उसको बड़ी वॉर क्या करनी पड़ी थी, उसको लड़नी पड़ी थी. उससे पहले एकदम शांति से, जहाँ पे भी वो ऐसे भेजता कि भाई आप हमारा जो मतलब किंगडम के अंदर में आ जाइए, हमारी वो क्या कह सकते हैं, अपना ऑनरशिप को स्वीकार कर लो, तो सबने कर लिया था. लेकिन कलिंगा के समय ऐसा नहीं हुआ, इस समय लड़ाई हुई थी. ठीक है, तो ये याद रखना कि कलिंगा के बाद में एक तो उसने वेपन वगैरह छोड़ दिए थे यूज करना, धमा घोष को एडॉप्ट कर लिया था भेरी घोष की जगह, और रूमनदेई. ठीक है, ये मैंने कुछ के नाम हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको रीड करने में आसानी हो. रूमनदेई के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अशोक ने जो है वो जो टैक्स वगैरह थे वो भी रिड्यूस कर लिए. पहले आप अगर 1 रुपया कमाते थे तो उसका 1/6 आपको टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था, अब सिर्फ 1/8 देना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद है बुद्धिज्म और अशोका. इसका मतलब अशोका ने बाद में बुद्ध धर्म जो था उसको एडॉप्ट कर लिया. उसके बारे में अपन को बताना है. ठीक है, तो मैंने हेडिंग के पैटर्न में छोटे छोटे टुकड़े करके आपको समझाया. तो देखो, अकॉर्डिंग टू कल्हान राज तरंगी, अशोक वॉज द वर्शिप ऑफ शिवा. मतलब कल्हान की जो राज तरंगी बुक है उसके अकॉर्डिंग अशोक जो है वो पहले शिव का वर्शिप करता था. उसके बाद में वो इन्फ्लुएंस में आया किसके, बौद्ध मंक के, जिसका नाम क्या है, मोगा पुत्र तीसा. ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट इनिशिएशन, बोले तो बौद्ध शिक्षा ली. किससे ली, श्रमण, निग्रोध और उपगुप्ता से ली थी. ठीक है, साथ साथ उसने 4 जो है केव भी बनाई, और वो कहाँ बनाई, हिल ऑफ बराबर पे बनाई. एक बनाई सुदामा, एक चौपर, एक विश्व झोपड़ी और एक कर्ण.
और ये किसके लिए बनाई, आइजिविकस के लिए बनाई। अब ये क्या है, एजिविकस क्या है, तो देखो ये उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब ऐसे गॉड में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। ये एक ऐसी फिलोसॉफी है जिसको ऐसे समझ सकते हैं ये लोग गॉड में बिलीव नहीं करते थे, आम भाषा में अपन नास्तिक जैसा समझ सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो जैन जो और बौद्ध के जो धर्म के जो भी जो अर्लियर फॉलोवर वगैरह थे वो ऐसे ही थे, तो उन लोगों के लिए इन्होंने क्या की, केव वगैरह बनाई थी। एक बनाई सुदामा, एक चॉपर, एक विश्व झोपड़ी और एक करण, ठीक है। कहाँ बनाई इन्होंने, हिल ऑफ बर्बर में बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ और की पॉइंट है जिसके बारे में बाद में अपन को डिटेल में भी करना है। पहले अशोक एस्टेब्लिश आइडियल फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, जिसको क्या बोला गया, धम्मा। इसको बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में भी करना है, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक अशोक जो है उसने खुद को क्या बोला, बुद्ध साख्य, ठीक है, मतलब बुद्ध का वंशज ऐसे समझ लो। नेक्स्ट है ही वॉज द फर्स्ट टू डू रिलीजियस ट्रेवल। देखो पहले जो मतलब दूसरे देश में जाकर घूमना होता था वो सिर्फ ऐसे इंजॉय के लिए होता था, लेकिन अशोक पहला ऐसा जो अपन कह सकते हैं रूलर था जिसने रिलीजियस ट्रेवल किया, मतलब धर्म यात्रा की, ठीक है। और दो यात्रा आपको याद रखनी, एक बोध गया में गया था, कब गया था, उसके कोरोनेशन के 10th ईयर के बाद में, और एक 20th ईयर के बाद में वो लुम्बिनी या कपिल वस्तु गया था, ठीक है। ये दो आपको याद रखना है। ये क्या है, धर्म यात्रा, ये रिलीजियस ट्रेवल है, और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट था। He was the first Indian ruler to address his subject through edicates. Edicates पे उसने जो पिलर्स वगैरह बनाए थे, ये ऐसा करने वाला भी वो फर्स्ट इंडियन रूलर था। इससे पहले दूसरे रूलर ने किया था लेकिन वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है। ये करने वाला भी वो पहला था। तो धमा और इडिकेट्स के बारे में अपन को और डिटेल में भी करना है, जो अपन नेक्स्ट मतलब वीडियो में करेंगे। आफ्टर रूलिंग फॉर 40 ईयर्स अशोक डाइड इन 232 BC। एक अपन को क्वेश्चन याद रखना है, जब अपन ने अशोक का एम्पायर लिखा था तो अपन लिखा था कि पूरा इंडिया उसने कवर कर लिया था, सिर्फ फार साउथ में कुछ एरिया रह गए थे, ठीक है। उसमें से एक एरिया थोड़ा इस तरफ भी था, ये अपने जो इंडिया का मैप अगर नीचे की तरफ से देखे तो एक इस तरफ भी था जो कलिंगा था, जो वॉर में उसने जीत लिया था। उसके अलावा नीचे कुछ और भी था। उसमें कौन कौन से स्टेट आते, तो उसमें कौन कौन से थे, चोल, चेरा, पांड्या और केरला। यहाँ पर उसका वो ऐसे समझ सकते हैं ये उसके एम्पायर में या उसके किंगडम में ये शामिल नहीं थे, ठीक है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो के पार्ट को क्या करते हैं, एंड करते हैं। इस पूरे वीडियो पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको इसी वीडियो के आगे अभी स्लाइड में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। पहले आप ये वीडियो अच्छे से देखें, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर उन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में बहुत अच्छे से समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।